हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश .com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएसएड के जरिए किस देश को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत यानी कि इंडिया। इसने हमारे देश को 23 करोड़ रुपए और देने की जो है वो बात कही है। तो यहाँ पर बात करें आपसे कि अमेरिका ने जो कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएसएड है, उसके ज़रिए भारत को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले भी और आपको यहाँ पर बता दें कि अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए करीब 64 देशों को लगभग 1302 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है, जिसमें कि भारत को करीब 22 करोड़ रुपए मिलने थे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो यूएसएड है उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वॉशिंगटन डीसी में हैं। उनके फाउंडर मेंबर कौन थे? उनके फाउंडर मेंबर थे जॉन एफ कैनेडी। और ये कौन थे? ये थे यूएस के 35वें यानी कि 35th प्रेसिडेंट भी थे। और इसको यानी कि यूएसएड को 3 नवंबर 1961 को फाउंड किया गया था और इसका जो मोटो है वो है फ्रॉम द अमेरिकन पीपल। तो ये आपको याद रखना है, इसका मोटो है फ्रॉम द अमेरिकन पीपल। किसका? यूएसएड का। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? इसका सही जवाब है जर्मनी। तो जर्मनी ने ये कर दिया है, यानी कि हिजबुल्लाह की सारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन है और हिजबुल्लाह लेबनान के नागरिक युद्ध के दौरान स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जर्मनी की तरफ से ये फैसला लिया गया है। जर्मनी ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। पुलिस ने कई शहरों में मस्जिदों की संस्थाओं पर रेड भी करी। बकौल जर्मनी सरकार की अगर हम बात देखें तो उसने कहा है कि हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर आपराधिक कानून का उल्लंघन करती है और रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका व इजराइल ने ईरान समर्थित इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की थी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए एक ज़रूरी सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है? इसका जो सही जवाब है वो है हरियाणा सरकार। यहाँ पर दोस्तों देखें आप कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब एक नया फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है, जहाँ पर जो वाहन सरकारी जो है दफ्तरों में इस्तेमाल किए जाते थे या फिर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जिसमें कि जीप और कार आते थे, उनकी खरीद पर बैन लगा दिया है। किसने? हरियाणा सरकार ने। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताते हैं कि हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छोड़कर कार और जीप के समेत सभी जो नए वाहन हैं उनकी जो खरीद है, उनकी जो मौजूदा वित्त वर्ष की अगर हम बात करें तो उस पर बैन लगा दिया है। लेकिन सिर्फ बस जो हैं, एम्बुलेंस हैं और अग्निशमन जो हैं वो आप यानी कि सरकार जो हरियाणा सरकार है वो खरीद सकती है। और राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि कार या जीप की अगर
अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको हायर किया जाएगा या फिर आउटसोर्स किया जाएगा। और ये निर्णय जो है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, कौन है अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, उनकी अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है वो है 1 मई, यानी कि 1 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की जो शुरुआत है वो साल 1886 से 1 मई 1886 से अमेरिका के शिकागो में हुई थी और धीरे धीरे ये दुनिया के कई सारे देशों में फैलता गया और भारत ने भी इसे अपना लिया। भारत ने इसकी शुरुआत कब हुई थी? भारत में मजदूर दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो चेन्नई में 1 मई 1923 को हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि मजदूर दिवस को कामगार दिन, कामगार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जाना जाता है। और वहीं अमेरिका में आधारिक तौर पर सितंबर के पहले सोमवार को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और हालांकि मई डे की शुरुआत जो है अमेरिका से ही की गई थी। और भारत ही नहीं, विश्व के लगभग 80 देश इस दिन जो है राष्ट्रीय छुट्टी घोषित कर रखा है उन्होंने अपने देशों में, और इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। और यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट बात है ये आपको बता देता हूँ, जो 1 मई 1886 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, तो ये तब हुई थी जब अमेरिका की मजदूर यूनियन ने काम का समय जो है वो 8 घंटे से ज़्यादा ना रखने के लिए हड़ताल की थी। तो ये इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? 1 में मई डे मनाने की, मई डे मनाने की इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि मजदूर दिवस मनाने की इसकी शुरुआत हुई थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन के द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? इसका सही जवाब है मेकांग नदी। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये अध्ययन जो किया गया है वो किया गया है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप यानी कि SIP और लोअर मेकांग इनिशिएटिव के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। और इस अध्ययन को अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि साल 2012 में मेकांग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी की जो प्राकृतिक प्रवाह है, जो उसका फ्लो है, वो प्रभावित हुआ है और साथ ही साथ इससे अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति हो गई है। मेकांग नदी अगर चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, मेकोंग रिवर कमीशन भी है जिसे कहते हैं MRC। क्या कहते हैं? MRC, मेकोंग रिवर कमीशन। तो MRC में कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। मेकोंग नदी आयोग एकमात्र ऐसा अंतर सरकारी संगठन है जो संयुक्त रूप से साझा जल संसाधनों और मेकोंग नदी के सतत प्रबंधन की दिशा में कार्य करता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी कि ILO। आपको ये बता देते हैं कि वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्रसंघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और वर्ष 1946 यानी कि 1946 में ये संयुक्त राष्ट्र में से संबंध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका स्थापना का उद्देश्य था कि वैश्विक और स्थायी शांति के लिए सामाजिक न्याय आवश्यक है, ये इसका उद्देश्य था। तो आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि वर्तमान में विश्व की कुल श्रमिक आबादी वो कितनी है? 3.3 बिलियन लगभग है। इसमें से लगभग 2 बिलियन लोग श्रमिक संगठित इस क्षेत्र यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। कोविड-19 की शुरुआत के पहले महीने में इन श्रमिकों की मजदूरी में 60% तक की गिरावट देखी गई थी और वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में लगभग 1.6 बिलियन श्रमिकों के लिए अपनी आजीविका खोने की स्थिति बन गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी कि ILO प्रमुख के अनुसार ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान में वैश्विक बेरोजगारी संकट और इसके दुष्परिणाम ILO द्वारा 3 सप्ताह पहले जारी किए गए अनुमान से भी अधिक गहराते जा रहे हैं।
अब आप जानते ही हैं दोस्तों कि कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व में जगह जगह हर देशों में लगभग लॉकडाउन की स्थिति है, हर जगह लॉकडाउन लगाए हुआ है। अब आपने भारत देश की बात करें तो यहाँ पर भी 2 हफ्ते बढ़ा दिया गया है, जो लॉकडाउन दोबारा लगाया गया था, तो अब लॉकडाउन 3 की बात कही जा रही है। इस पर भी एक सवाल है, उस पर भी बात करेंगे। तो अब इसको कर दिया गया है 17 मई तक। 17 मई तक पूरे भारत में ये लॉकडाउन लगा हुआ है। हालांकि इसको अलग अलग जोन्स में बांटा गया है और उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एक सवाल इस पर भी बना रखा है मैंने आपके लिए। तो यहाँ पर ये जो संकट है, यानी कि बिज़नेस नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये जो अब रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें ये सब बातें कही जा रही हैं कि जो नौकरी है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, उसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं, जो बेरोज़गारी का ख़तरा है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सब जो रिपरकशंस हैं लॉकडाउन्स के, वो आने वाले समय में देखे जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही यानी कि बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? इसका सही जवाब है 53 यानी कि 53। यहाँ पर आपको दोस्तों बता दें कि ओपन बजट सर्वेक्षण, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप यानी कि इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप IBP द्वारा संचालित किया गया और हाल ही में जारी किया गया, तो उसमें बजट पारदर्शिता के स्तर पर को जो है वो 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है। और इस सूची में कौन सबसे नंबर 1 पे है? न्यूजीलैंड है। उसके पास कितना स्कोर है? 87 स्कोर है। और ये सर्वे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर IBP द्वारा संचालित किया गया था। और इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देश उसमें कुल थे, उसको 53वें स्थान पर रखा गया है। इंडिया यहाँ पर 53rd रैंक पर है। फर्स्ट रैंक पर कौन है? फर्स्ट रैंक पर है न्यूजीलैंड। कितने देश थे? 117 देश थे। और इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 का स्कोर यानी कि 100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया गया है, जबकि वैश्विक औसत जो है वो 45 की है, 45 की है। और इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारत में लॉकडाउन 2 को 2 हफ्ते बढ़ाकर कितने तारीख तक कर दिया गया है? इसका सही जवाब है 17 मई। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें लॉकडाउन की, तो 2 बार इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये अनाउंस किया गया एक्सटेंशन, और ये नेशन वाइड जो लॉकडाउन है उसको अब जो है बढ़ा दिया गया है, वो है 17 मई तक कर दिया गया है। यहाँ पर आपको दोस्तों ये बता देते हैं कि 22 तारीख को 22 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया। क्या लगाया गया? जनता कर्फ्यू। उसके बाद 25 मार्च से लॉकडाउन को बढ़ाया गया। 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन लगा दिया गया। उसके बाद पहला एक्सटेंशन कब दिया गया? पहला एक्सटेंशन 14 अप्रैल को दिया गया। उसके बाद 4 मई को एक और खबर आई, उसमें भी एक्सटेंड कर दिया गया। किसको? लॉकडाउन को। और अब 17 मई तक ये लॉकडाउन पूरे भारत देश में रहेगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो 733 ज़िले हैं उनको 3 जोन में बांटा गया है। पहला रेड, ऑरेंज और ग्रीन। तो रेड जोन में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, वहाँ पर आपको बहुत लिमिटेड, बहुत ही कम छूट मिलेगी, मतलब ये मान के चलिए कि ना के बराबर छूट मिलेगी लॉकडाउन में। ऑरेंज जोन है, उसमें कुछ शर्तों के साथ आपको छूट भी दी जाएगी, और ग्रीन जोन में सबसे ज़्यादा आपको छूट मिलेगी। तो यहाँ पर वैसे आपको बता देते हैं, इन तीनों जोन की बात करें तो सभी जोन में शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर उसमें आवाजाही बिल्कुल भी बंद रहेगी। ये तीनों जोन की बात कही गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। तो ये 3 जोन में बांटा गया है। कितने ज़िलों को? 733 ज़िलों को। अगर हम रेड जोन की बात करें तो रेड जोन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 130 डिस्ट्रिक्ट जो हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में रखे गए हैं, और 284 जो है वो ऑरेंज जोन में रखे गए हैं, 319 ग्रीन जोन में रखे गए हैं। तो अगर देखें हम तो यहाँ पर 130 जो है वो रेड जोन में है,
बहुत कम ज़िले हैं कंपैरेटिवली 284 और 319 जो मैंने आपको नंबर बताए हैं ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन को। तो ये जो लॉकडाउन को जो है बढ़ाया गया है 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, ये बात साफ है। और इन 3 जोन को जो है डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो जोन्स के मैंने अभी नंबर आपको बताए हैं, ये जो MHA है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से निकाला गई बात है, उसमें 3 तारीख यानी कि 3 मई से लेकर 10 मई तक के लिए ये नंबर्स दिए गए हैं। ये चेंज होते रहेंगे। जो रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें हर हफ्ते अपडेट करके एक नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आता है। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। तो सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया करवाकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? इसका जो सही जवाब है वो है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में योजना के तहत करीब 77.85 लाख कामगार विभिन्न कामों में लगे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार ये बताया गया है कि राज्यों में काम कर रहे हैं कामगारों की राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी 24% यानी कि 24% है, जबकि जो है देश में सबसे ज़्यादा है वो। और राजस्थान इस योजना के तहत 10.79 लाख कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर दूसरे स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश 9.06 लाख लोगों को रोजगार देता है और वो तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन हो गया? पहले स्थान पर हो गया छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पर राजस्थान और थर्ड पर यूपी। वहीं पश्चिम बंगाल 7.29 लाख रोजगार को रोजगार दे रहा है और वो चौथे स्थान पर है। मध्य प्रदेश जो है 7.24 लाख लोगों को रोजगार देकर 5वें स्थान पर बना हुआ है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। सवाल है कि एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है नरेंद्र गहलोत, चुन्नी गोस्वामी, अनिरुद्ध थापा या फिर पीटर थंगराज। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण जोशी.com।